नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 7 जिसका शीर्षक है ओ सदा नीरा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 7 जिसका शीर्षक है ओ सदा नीरा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक ओ सदा नीरा किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक ओ सदा नीरा निबंध विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि निबंध होगा। शीर्षक ओ सदा नीरा निबंध विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक ओ सदा नीरा के रचनाकार कौन है, यानी कि शीर्षक जो कि एक निबंध है ओ सदा नीरा उसके रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक ओ सदा नीरा के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि जगदीश चंद्र माथुर होगा। शीर्षक ओ सदा नीरा के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जो शीर्षक ओ सदा नीरा के रचनाकार हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि उनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि 16 जुलाई 1917 ईस्वी होगा। जगदीश चंद्र माथुर जो शीर्षक ओ सदा नीरा के रचनाकार हैं उनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 14 मई 1978 ईस्वी होगा। जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ था। तो हम आपको बता दें कि जगदीश चंद्र माथुर जो शीर्षक ओ सदा नीरा के रचनाकार हैं उनका जन्म स्थान यानी कि वह स्थान जहाँ वो जन्म लिए थे वह स्थान शाहजहाँ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ होगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान जो है वो शाहजहाँ जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर किस विषय से एमए पास किए थे। तो हम आपको बता दें जगदीश चंद्र माथुर अंग्रेजी विषय से एमए पास किए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन अ यानी कि अंग्रेजी होगा। जगदीश चंद्र माथुर जो शीर्षक ओ सदा नीरा के रचनाकार हैं उन्होंने एमए पास किया था अंग्रेजी विषय से। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मान से जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया था। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा सम्मान से यानी किस सम्मान से जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया था। तो हम आपको बता दें कि जगदीश चंद्र माथुर को विधा वारिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार ये तीनों सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी सम्मान से जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया था। जगदीश चंद्र माथुर को विधा वारिधा की उपाधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार इस तीनों सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि विधा वारिधि की उपाधि किसे दी गई थी, या कालिदास अवार्ड किसे दिया गया था,
या बिहार राजभाषा पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमारा जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर को। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? वहाँ सिर्फ एक विकल्प हो, विधा वारिधि की उपाधि, तो उसमें मानेंगे। कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार, तो ये तीनों जो सम्मान है ये जगदीश चंद्र माथुर को मिला था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी कब प्रकाशित की गई? तो सबसे पहले हम जान लें कि मेरी बांसुरी जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी थी। जगदीश चंद्र की प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी थी। और एक और बात जान लें कि जगदीश चंद्र माथुर की जो पहली एकांकी थी मेरी बांसुरी, वह किस विधा की रचना थी? तो वह एकांकी विधा की रचना थी। वह किस विधा की रचना थी? वह एकांकी विधा की रचना थी। तो और इस प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8 का मूल प्रश्न जो है वो यह कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी जिसका नाम है मेरी बांसुरी कब प्रकाशित की गई? तो हम आपको बता दें कि जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1936 ईस्वी होगा। जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित की गई। किसकी? तो जगदीश चंद्र माथुर की। क्या? तो प्रथम एकांकी, उसका नाम क्या था? मेरी बांसुरी। कब प्रकाशित की गई? तो 1936 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो हम आपको बता दें कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित मेरे श्रेष्ठ रंग जो कि एकांकी विधा की रचना है, कोणार्क जो कि 1951 में प्रकाशित हुई, बंदी जो कि 1954 में प्रकाशित हुई, ये तीनों जो रचना है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निम्नलिखित में से मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोणार्क जो कि 1951 में प्रकाशित हुई, बंदी जो कि 1954 में प्रकाशित हुई, ये तीनों रचना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? यानी कि प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ दशरथ नंदन जो कि 1974 में प्रकाशित हुई, शारदिया जो कि 1959 में प्रकाशित हुई, पहला राजा जो कि 1969 में प्रकाशित हुई, और उर्वशी जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है? तो हमारा जवाब होगा कि उर्वशी जो है जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित की गई, यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है। यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, रामधारी सिंह दिनकर की। और अगर आपसे प्रश्न करता है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना दशरथ नंदन जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई, शारदिया जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पहला राजा जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये तीनों जो रचना है वो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि दशरथ नंदन कब प्रकाशित की गई, शारदिया कब प्रकाशित की गई, पहला राजा कब प्रकाशित की गई? तो हमारा जवाब होगा कि दशरथ नंदन 1974 में, शारदिया 1959 में और पहला राजा 1969 में प्रकाशित की गई। और उर्वशी जो है 1961 ईस्वी में प्रकाशित की गई, लेकिन इसके रचनाकार जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से अ कुंवर सिंह की टेक 1954 में, गगन सवारी 1958 में, परंपराशील नाट 1960 में, ये तीनों जो रचना है वो जगदीश चंद्र माथुर की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो कुंवर सिंह की टेक जो कि 1954 में प्रकाशित हुई, गगन सवारी जो कि 1958 में प्रकाशित हुई, परंपराशील नाट जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी।
निम्नलिखित में से सभी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित की गई वह किसकी रचना है। तो सबसे पहले हम जान ले कितने एकांकी नाटकों का संग्रह है। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह जिसका नाम क्या है, भोर का तारा, और कब प्रकाशित की गई, 1946 ईस्वी में की गई। तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कोई और नहीं वरन जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि जगदीश चंद्र माथुर होगा। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह कौन है, भोर का तारा, कब प्रकाशित की गई, 1946 में, किसकी रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर की है। भोर का तारा कितने एकांकी नाटकों का संग्रह है, तो 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि ओ मेरे सपने जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित की गई किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें कि ओ मेरे सपने 1950 ईस्वी में प्रकाशित की गई यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि जगदीश चंद्र माथुर होगा। ओ मेरे सपने जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित की गई यह रचना किसी और की नहीं वरन जगदीश चंद्र माथुर की है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक ओ शदानीरा जो कि एक निबंध विधा की रचना है उसमें वह जो शीर्षक है शीर्षक ओ शदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस किताब से लिया गया है। शीर्षक ओ शदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस किताब से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक ओ शदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के बोलते छन नाम के किताब से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी बोलते छन होगा। शीर्षक ओ शदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के बोलते छन नाम के एक किताब से लिया गया है। प्रश्न ऐसे भी कर सकते हैं कि बोलते छन के रचनाकार कौन है। तो हमारा उत्तर होगा कि बोलते छन के रचनाकार कोई और नहीं वरन जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक ओ शदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक ओ शदानीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गंडक होगा। शीर्षक ओ शदानीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गंडक होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे। तो हम आपको बता दें कि बिहार में शरणार्थी पूर्वी बंगाल से आए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि पूर्वी बंगाल होगा। बिहार में शरणार्थी पूर्वी बंगाल से आए थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी कौन थे। विकल्प अ में दिया गया किसान, व में अभिनेता, श में नेता और द में शिक्षक। तो हमारा जवाब होगा कि पुंडलिक जी शिक्षक थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द यानी कि शिक्षक होगा। पुंडलिक जी शिक्षक थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी ने अपना अभियान चलाया था। तो हम आपको बता दें कि चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था। तो चंपारण में गांधी जी ने अपना अभियान 1917 ईस्वी में चलाया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1917 ईस्वी होगा। चंपारण में गांधी जी ने 1917 में अभियान चलाया था जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था।
फिलहाल इस प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था। तो हमारा जवाब होगा कि चंपारण में गांधी जी ने अपना अभियान सन 1917 ईस्वी में चलाया था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि बिहार में कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। तो हम आपको बता दें बिहार में चंपारण विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि चंपारण होगा। बिहार में कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। तो बिहार में चंपारण विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा जवाब होगा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है लगातार जंगलों की कटाई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि जंगलों की कटाई होगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि ओशदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ये प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 21 ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि ओशदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो हमारा जवाब होगा कि ओशदानीरा निबंध बिहार के चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि चंपारण होगा। ओशदानीरा जो कि एक निबंध है वह बिहार के चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो हम आपको बता दें कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसी और ने नहीं वरन राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी राजेंद्र प्रसाद होगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो हमारा जवाब होगा कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण या वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन जगदीश चंद्र माथुर ने करवाया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि जगदीश चंद्र माथुर होगा। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन जगदीश चंद्र माथुर ने करवाया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि मानो विस्मृति के हाथों में अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। कह रहा है प्रश्न संख्या 24 उसमें एक पंक्ति दिया गया है। पंक्ति में कह रहा है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो ये जो है पंक्ति यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। इस प्रश्न का मूल प्रश्न है यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो अभी हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पाठ ओशदानीरा जो कि एक निबंध विधा की रचना है। तो हमारा जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि ओशदानीरा होगा। कैसी है चंपारण की यह भूमि मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। यह पंक्ति ओशदानीरा से लिया गया है। और हमने आपको बताया कि ओशदानीरा में चंपारण संस्कृति पर जोर दिया गया है या उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है या चंपारण की संस्कृति पर प्रकाश डाली गई है। तो यहाँ कह रहा है कि चंपारण, तो चंपारण से हमारा मतलब ओशदानीरा से है, बस इतना ही समझना है। तो कैसी है चंपारण की यह भूमि मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। यह पंक्ति ओशदानीरा से लिया गया है क्योंकि ओशदानीरा में चंपारण
की संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र उनका निष्कलुष हो। तो यह एक कथन है, कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कुलस हो। तो इस प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 25 का मूल प्रश्न है कि यह कथन किसका है। तो हमारा जवाब होगा कि यह कथन किसी और का नहीं बल्कि महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का कथन है, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हों और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो हम आपको बता दें कि हम अध्याय पढ़े हैं जिसमें हमें पता चला है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का होगा। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 इसमें कह रहा है कि मठ के महंत ने, किसने? मठ के महंत ने किसको? गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो महुए के पेड़ के नीचे। इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आप गौर कीजिएगा कि एक प्रश्न में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि मठ के महंत ने, तो ये भी प्रश्न कर सकता है किसने? तो मठ के महंत ने। कहाँ के महंत ने? मठ के महंत ने। तो मठ के महंत ने किसको? गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो महुए के पेड़ के नीचे शरण दी। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे शरण दी। तो इस प्रकार से एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा तो बहुत अच्छा होगा। मठ के महंत ने, किसने? मठ के महंत ने किसको? गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो महुए के पेड़ के नीचे। एक प्रश्न से हमने 3 या 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 इसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? मूलतः क्या थे? तो वैसे तो जगदीश चंद्र माथुर उपन्यासकार भी थे, उन्होंने उपन्यास भी लिखा, कहानीकार भी थे, कहानी भी लिखा, निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखा। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, यानी मूल रूप से क्या थे, यानी मेनली क्या थे। तो हमारा जवाब होगा कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः यानी मेनली जो थे वो नाटककार थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि नाटककार होगा। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 इसमें कह रहा है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो इस प्रश्न में देखिए, माथुर जी किस राज्य के? तो माथुर जी बिहार राज्य के। किस पद पर नियुक्त हुए? तो शिक्षा सचिव पद पर नियुक्त हुए। माथुर जी बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी बिहार के होगा। कौन? माथुर जी किस राज्य के? बिहार राज्य के। किस पद पर? शिक्षा सचिव पद पर क्या हुए? नियुक्त हुए। तो माथुर जी बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 इसमें कह रहा है कि माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? यानी कि जो ओ सदानीरा शीर्षक के रचनाकार हैं जिनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर, वो जब भितिहरवा पहुँचे तो वहाँ कौन मिले? वहाँ पुंडलिक जी मिले, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि पुंडलिक जी पेशे से एक शिक्षक थे। तो माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर पुंडलिक जी मिले थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन भ यानी कि पुंडलिक जी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 जिसमें कह रहा है कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए? चंपारण में धांगर कहाँ से आए? कहाँ पे आए थे? चंपारण में। कौन आए थे? धांगर।
तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 32 का मूल प्रश्न है कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे। तो हमारा जवाब होगा कि चंपारण में धांगर छोटा नागपुर से आए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि छोटा नागपुर होगा। चंपारण में धांगर छोटा नागपुर से आए थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 जो कि इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। किसकी झोपड़ी को? गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। तो हम आपको बता दें कि गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि एमन साहब के कर्मचारियों ने होगा। गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारे इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका क्रम संख्या है 33, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी एमन साहब के कर्मचारियों ने होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्य खंड के अध्याय 8 जिसका शीर्षक है सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है और इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।